Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। पूरे टॉपिक में से बेलमैन एंड प्लेज आज हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। सब अच्छा है जी जी। राइट्स ऑफ बेलर में कौन से वाला पॉइंट है मेरे भाई बताइए। राइट टू क्लेम इंक्रीज इन वैल्यू और प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो एग्जांपल दी थी ना कि बकरी दी और उसने बच्चा दे दिया। बकरी वापस करनी है कि बकरी और बच्चा दोनों? वो कहता दोनों वापस करो ना। ठीक है। तो जो इंक्रीज होता है बेलर का राइट है। अगर बेलर ने कोई चीज जो है वो हैंड ओवर की है बेली के और उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, उसमें किसी भी किस्म का इंक्रीज आता है, वो वापस करना होता है। ठीक है। ये असल में अमानत होती है। ये जो बेलमेंट में हम चीजें देते हैं ना, अमानत होती है ये। तो इस अमानत में जो भी आपका इंक्रीज वगैरह आता है वो आपने उसको रिटर्न करना है। और इस तरह जो नुकसान होता है अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो वो भी बेलर का ही होता है। नफा नुकसान दोनों बेलर के हैं। ठीक है। नफा है वो तो इन एनी केस वापस करना है। ठीक है। और जो नुकसान है वो बेलर का होगा अगर बेली का कसूर नहीं है। अगर बेली का कसूर है फिर उसको भरना पड़ेगा। अब मैं कोई मतलब इतना आलिम तो नहीं, लेकिन मेरा हाल है कर्जा और अमानत में फर्क ये होता है कि अगर आप किसी से कोई कर्जे के तौर पे चीज लेते हैं, कोई पैसे लेते हैं, तो आपने उतने ही पैसे वापस करने हैं, चाहे आपको उसमें लाखों का फायदा हो या चाहे लाखों का नुकसान हो। कर्जा एट इज वापस करना होता है। लेकिन जो अमानत होती है वो आपने अगर रखी है वो और आपका कोई कसूर नहीं और वो चोरी हो जाती है, तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अब आप वो अमानत वापस करने के लायबल नहीं है। इसी तरह अगर उसमें कोई इजाफा होता है तो वो भी आपने वापस करना है। ठीक है। वो मुझे पता नहीं एग्जाम में कोई कच्ची पक्की सी एग्जांपल आ रही है कि वो कोई एक आदमी था, उसने किसी के घर में काम किया और मजदूरी लिए बगैर चला गया। तो जिस आदमी ने मजदूरी, पुराने ज़माने की बात है, अच्छे लोग होते थे जब, तो जिस आदमी ने पैसे देने थे उसने अमानत के तौर पे अपने पास उसकी मजदूरी रखी और उससे कोई छोटा मोटा काम शुरू किया। वो बरकत हुई उसमें और कारोबार फैल गया और वो आज के ज़माने के मुताबिक करोड़ों में पहुंच गया। अब कुछ अरसे के बाद जब वो बंदा उसको नजर आया, उसने कहा भाई अब आपकी अमानत मेरे पास है। उसने कहा ठीक है चले दे दे। वो समझ रहा था क्या होगा, 2-2.5 हज़ार मजदूरी होगी। उसने उसे करोड़ों रुपया दे दिया या उसका बिजनेस। उनका भाई ये तो मेरा नहीं है, मेरी तो सिर्फ मजदूरी थी। तो कहने लगा मैंने आपकी मजदूरी अमानत के तौर पे अपने पास रखी थी और उससे बिजनेस शुरू किया। अब उसमें जो इजाफा हुआ वो भी आप ही का है, मेरा नहीं है। ठीक है। आप अगर मुनासिब समझते हैं तो जो मैंने काम किया इसका थोड़ा बहुत जो भी रिम्यूनरेशन बनती है वो मुझे दे दे, वरना इसके हकदार आप है। तो ये बेलमेंट का कंसेप्ट यही है अमानत का। अगर आपने चीजें अपने पास रखी हैं उनमें इजाफा हो या नुकसान हो, यह बेलर का है। नुकसान में लेकिन शर्त है क्या कि बेली ने अपना कसूर उसका ना हो। ठीक, अपना कसूर ना हो। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट जी। और कोई क्वेश्चन जी? राइट टू रिटेन गुड्स अगेंस्ट सब्सीक्वेंट एडवांटेज, सॉरी एडवांसेस। एक मिनट, आपने जो कंसेप्ट पूछा था वो कहां पे था, किस पेज पे? 105 पे। वन 106 पे। कहाँ पे है मेरे भाई? ठीक है ठीक है।
जी, आपका क्वेश्चन क्या था? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में सेकंड राइट टू रिटेन गुड्स अगेंस्ट सब्सिक्वेंट एडवांसेस। देखिए, बेलमेंट और प्लेज में फर्क है, ठीक है। एक तो कंसेप्चुअली फर्क है। कंसेप्चुअली का फर्क है कि जो बेलमेंट है उसमें आप चीजें ट्रांसफर करते हैं किसी भी पर्पस के लिए अदर देन सिक्योरिटी, ठीक है। कर्जा लिया, सिक्योरिटी जमानत के तौर पे आप नहीं रखवाते, इसके अलावा कोई भी पर्पस हो सकता है। प्लेज में पर्पस होगा वो स्पेसिफिकली ये होगा जमानत के तौर पे आपने कोई चीज जमा करवाई होगी, किसी को उधार लिया होगा, उसके लिए। दोनों में राइट्स का भी फर्क है। अब जो बेलमेंट में राइट होता है बेली का, अगर आपने उससे कोई काम करवाया है, जैसे घड़ी वगैरह ठीक करवाई आपने, उससे कोई काम करवाया है और उसको पैसे नहीं दे रहे, अच्छा किस चीज के पैसे? जो उस चीज पे खर्चा हुआ है उसी के पैसे नहीं दे रहे, तो बेली का राइट है कि वो लियन क्रिएट कर सकता है, वो चीज अपने कब्जे में रख सकता है। लेकिन अगर उसके अगले पिछले पैसे नहीं दिए किसी और चीज के, तो उस सूरत में बेली का राइट ऑफ लियन क्रिएट नहीं होता। यानी इसे हम कहते हैं बेलमेंट में जो राइट ऑफ लियन होता है वो पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है उसी चीज के लिए जिसके ऊपर खर्चा किया गया। लेकिन बैंक्स को उन्होंने एक खसूसी राय दी, इनका राइट प्लेज के केस में, बैंक के अलावा दूसरे लोगों से भी लोन ले सकते हैं और चीज रखवा सकते हैं। इस केस में अगर आप प्लेज के केस में कोई चीज रखवाते हैं, लोन लिया, उसके बाद में दोबारा लोन लिया, सब्सिक्वेंट एडवांस का मतलब है दोबारा लोन लिया बाद में, और जो दूसरा लोन लिया लोन नंबर 2, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई, तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एज्यूम किया जाएगा जो आपने सिक्योरिटी रखवाई वो दोनों लोन के लिए। यानी इसमें हालांकि आपने पहले लोन के लिए सिक्योरिटी दी थी, लेकिन अगर बाद में दोबारा लोन लिया, मजीद लोन लिया, और जो मजीद लोन लिया इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई, तो इस सूरत में जो पहले वाली सिक्योरिटी है वो पहले लोन के लिए भी समझी जाएगी और दूसरे के लिए भी समझी जाएगी। यानी इसमें जो लियन है गुड्स पे वो स्पेसिफिक नहीं रहा लोन नंबर 1 तक, वो जनरल हो गया, लोन नंबर 2 को भी कवर कर रहा। ये कंसेप्ट जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, दोनों आसान कंसेप्ट्स हैं। एक कंसेप्ट है हमारा प्लेज बाय नॉन ओनर, जो ओनर नहीं है क्या वो प्लेज करवा सकता है? ओनर नहीं है क्या वो प्लेज करवा सकता है? जनरल रूल ये होता है कि आप अपनी चीज को तो प्लेज करवा सकते हैं, किसी दूसरे की चीज को उसकी मर्जी के खिलाफ प्लेज नहीं करवा सकते। तो इसमें कुछ डेफिनेटली एक्सेप्शन डिस्कस कर रहा होगा कि जब आप ओनर नहीं भी है किसी दूसरे की चीज उसकी मर्जी के खिलाफ प्लेज करवा सकते हैं कि नहीं, ये डिस्कशन है हमारी इस कंसेप्ट में। दूसरा कंसेप्ट है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर हमें कोई चीज अचानक मिल जाए अल्लाह ताला की जमीन से तो क्या वो चीज हमारी हो जाएगी? कानून क्या कहता है इस पे वो डिस्कशन करेंगे। 2 कंसेप्ट है, एक है प्लेज बाय नॉन ओनर और दूसरा कंसेप्ट है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। पहले पढ़ते हैं प्लेज बाय नॉन ओनर। कंसेप्ट क्या है? क्या एक बंदा, जनरल रूल, एक पर्सन जो किसी चीज का ओनर नहीं है वो उस चीज को प्लेज भी नहीं करवा सकता, गिरवी नहीं रखवा सकता किसी के पास, और उसे कर्जा नहीं ले सकता। ठीक है, एक बंदा जो किसी चीज का ओनर नहीं है, वो एक मोटरसाइकिल आपकी है ही नहीं, क्या आप उसे किसी के पास गिरवी रखवा के कर्जा हासिल कर सकते हैं? कहते नहीं। लेकिन कहते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी वो केसेस जिनमें एक बंदे के पास चीज है, पोजेशन में है कोई चीज, ओनर नहीं है लेकिन चीज उसकी पोजेशन में है,
ओनर नहीं है, चीज उसकी पोजेशन में है, वो प्लेज करवाए तो वैलिड समझा जाएगा। ये एक्सेप्शन है इन केसेस में। इन केसेस में अगर कोई पर्सन किसी चीज का होल्डर है, पोजेशन में है उसकी चीज, हालांकि वो ओनर नहीं है, ओनर की मर्जी के बगैर भी वो चीजों को प्लेज करवा सकता है। भाई वो कौन से केसेस हैं? पहली एग्जांपल, मर्केंटाइल एजेंट। एक मर्केंटाइल एजेंट के पास अगर चीजें हैं, वो चाहे उसकी नहीं है लेकिन वो प्लेज करवा के लोन ले सकता है। ये मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? अगर हमने अपनी चीजें किसी के हवाले की हों और उसे कहा भाई इसको बेच दो, तो वो बंदा क्या हो गया? हमारा एजेंट कौन होता है वाला? नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है, हमारे बिहाफ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। एजेंट कौन है? हमारे बिहाफ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है, वो होगा एजेंट। हम सियालकोट में बैठे, हमने कराची में एक ट्रेडर है, उसको अपना सामान भेजा, हमने कहा भैया अगर ये सामान बिक जाए तो हमें पैसे वापस कर देना, नहीं तो सामान दे देना। ऐसा होता है क्या? अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे, अकाउंटिंग दिन रात आप पढ़ते हैं, उसमें वो कंसाइनमेंट का टॉपिक भी पढ़ते होंगे शायद, कंसेप्ट है, या सेल ऑन, शाबाश, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल, यही तो होता है। अब हमने कराची वाले को चीजें भेजी कि भाई चीजें बेच के पैसे हमें दे। नॉर्मली इस तरह होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर ने भी इस तरह किया होता है। मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, अपना सामान जो है वहां पे डिस्प्ले करवाती हैं, वो बिक जाए तो उसके बाद उसको पेमेंट कर देते हैं। वो है मर्केंटाइल एजेंट, जो दुकानदार है, जिसको हमने चीजें रखवाई है। अगर वो उन चीजों को आगे किसी के पास गिरवी रख के कर्जा ले ले, क्या ये प्लेज वैलिड है? अब देखिए, मर्केंटाइल एजेंट ओनर नहीं है, ओनर पोजेशन में है चीजें, ओनर नहीं है। लॉ कहता है ये वैलिड है प्लेज। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो पानी इज नॉट अवेयर, पानी को इसकी खबर नहीं क्या कि ये स्टॉक इसका नहीं किसी और का है, एंड पानी एक्ट्स इन गुड फेथ, और वो नेक नियति के साथ काम करता है। गुड फेथ का मतलब क्या है? नेक नियति के साथ। यानी बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, सर ये मेरा स्टॉक रख ले, स्टॉक है उसका नहीं। क्या बैंक अपने पास प्लेज रख के लोन दे सकता है? शर्त क्या है? पानी इज नॉट अवेयर, किस चीज की खबर नहीं है पानी को कि ये स्टॉक असल में इसका नहीं है, तो सियालकोट वाले का, इसकी खबर नहीं है। एंड पानी एक्ट्स इन गुड फेथ, और वो नेक नीति के साथ लोन देता है, तो फिर ये प्लेज वैलिड है। लेकिन अगर पानी को पता है कि भैया ये स्टॉक तो किसी और ने रखवाया, इसके पास इसका तो है ही नहीं, फिर ये प्लेज वैलिड नहीं होगा। यानी प्लेज वैलिड है, लेकिन दो शर्तें हैं, कंडीशन है, और जहां कहीं कंडीशन आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, वही तो आई कैप टेस्ट करेगा। ठीक है, आई कैप शायद ये टेस्ट ना, ये चांस कम है, क्योंकि अब आई कैप बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता, 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। वो अब शायद पहले कभी पूछता था, अब ये नहीं पूछे कि बताए भाई कौन कौन से केसेस में नॉन ओनर भी वैलिड प्लेज क्रिएट करवा सकता है, ये शायद ना पूछे, बल्कि ये पूछे बताओ कौन सी कंडीशंस हैं कि जो मर्केंटाइल एजेंट के केस में लाजमी होंगी पूरी करना टू क्रिएट वैलिड प्लेज। वो कोई 1-2 एग्जांपल देके हमसे पूछ सकता है, बहरहाल सारे भी पूछ सकता है, लेकिन चांस कम है। अब आई क्या करता है, केस स्टडी बना के या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, ताकि पता चल जाए किसने सिलेक्टिव स्टडी की है। जिसने सिर्फ चैप्टर मर्केंटाइल कंपनी लॉ पूरा पढ़ा होगा, मर्केंटाइल लॉ में चैप्टर 1, चैप्टर 14, 15, 16, 17, 18 बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। आई कैप को नहीं पता होगा स्टूडेंट ये काम स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। आई कैप को पता होगा भाई, तो आप जाके पेपर देते हैं, सारा एनालिसिस होता है आपका कि कौन कौन से कंसेप्ट में कितने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस वीक, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस होता है। तो जिन क्वेश्चन में ज्यादा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वीक होती है, एग्जामिनर को पता चल जाता है ये नहीं किया स्टूडेंट ने, वो फिर क्या करता है, अगली दफा उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता। ऐसे होता है क्या? अगर स्टूडेंट ने याद नहीं किया होगा, आप एग्जामिनर होते क्या ज्यादा, यही तो वो करता है। फिर स्टूडेंट कहते हैं
सर मैंने सारा कंपनी लॉ बेहतरीन था, चैप्टर 1 14 15 16 17 18 भी बिल्कुल बेहतरीन थे, फिर पेपर बहुत अच्छा था, पता नहीं चला मैं फेल कैसे हो गया। तो कैसे फेल होता है? क्योंकि चैप्टर 2 से लेके 30 तक याद नहीं किए, वो टाइम में उसमें से केस स्टडी पूछ लेता है। तो बहरहाल ये मर्केंटाइल एजेंट वाला कंसेप्ट समझ आ गया। आगे चलते हैं। पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें दोनों पार्टीज में से किसी एक की मर्जी होगी कि अगर चाहे वैलिड करवाए चाहे वाइड करवा ले। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल देता हूं। इसकी एग्जांपल है, इसके साथ लिख लें, क्वेश्चन में नहीं लिखना, अलग कंसेप्ट समझा रहा हूं। फ्री कंसेंट। वो कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट हो ना, कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के दरमियान में होता है कि दो पार्टीज के दरमियान में? दो पार्टीज के दरमियान में। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए। कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट जोर जबरदस्ती के साथ किया गया हो उसमें फ्री कंसेंट शामिल नहीं है, और फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइडेबल। अच्छा, किसकी ऑप्शन पे वाइडेबल होगा? भाई जिसने गन पॉइंट पे साइन करवाए, जिसने गन रखी सर पे, या जिसके सर पे गन रखी गई? जिसके सर पे, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उसके लिए वाइडेबल, दूसरी पार्टी के लिए वाइडेबल नहीं। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया क्या होता है? वो कहता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक बंदे ने दूसरे से कहा हाँ भाई अब बताओ तुम्हारे पास जो गाड़ी है 10 लाख वाली, ये मुझे 1.5 लाख में बेचते हो कि फौरी जन्नत में पहुंचाऊं तुम्हें? ये कहें सर अभी में कुछ अरसे जाने का प्रोग्राम जरूर है, कुछ अरसे बाद, तो ये 1.5 लाख की गाड़ी ले लीजिए। इसे 1.5 लाख की गाड़ी ले ली, मैंने बैंक के पास चला गया, मैंने कहा गाड़ी रख लो और मुझे कर्जा दे दो। बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल, किसकी ऑप्शन पे वाइडेबल है? ये भाई की ऑप्शन पे। लेकिन ये भी सोच रहे हैं, इन्होंने फैसला कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, रिसाइंड नहीं किया। ठीक है, इसको मैं क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं किया। इसको शायद एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन की रिसेंड है, हाँ वो, लेकिन उसमें चूंकि अल्फाज हम प्रोनाउंसिएशन से क्या गर्ज है कि आपने सुनना थोड़ी है, तो हम ऐसे अल्फाज बाज़-औक़ात जानबूझ के गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हैं ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए। रिसाइंड होगा तो आपको पता चलेगा इसमें आई आता है, रिसेंड में पता नहीं, आप ई ना लिख दें। तो बहरहाल इफ कॉन्ट्रैक्ट ना, अगर क्या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास चीजें आ गई, मैं पोजेशन में हूं, मैं जाके प्लेज क्रिएट करवाता हूं, मैं हालांकि अभी ट्रू ओनर नहीं हूं, ये जिस वक्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिसाइन का मतलब कैंसिल कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया और वो चीज इनकी है। ठीक है, लॉ ये कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फैसला कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, तो मेरी जिम्मेदारी है चीज इनको वापस करूं, इनकी जिम्मेदारी है 1.5 लाख रुपया मुझे वापस करें। ठीक है, अब इन्होंने फैसला नहीं किया अभी, और मैंने बैंक के पास जाके ये गाड़ी प्लेज करवा के लोन ले लिया, क्या ये प्लेज वैलिड है? वैलिड है। दो शर्तें, कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया गया हो एट टाइम ऑफ प्लेज, और दूसरा बैंक को पता ना हो, पानी इज नॉट अवेयर, पानी एक्ट्स इन गुड फेथ। अगर बैंक को पता है कि ये भाई ये जोर जबरदस्ती से गाड़ी ली गई है, गन पॉइंट पे गाड़ी छीनी गई है, तो उस सूरत में ये वैलिड प्लेज नहीं होगा। चोरी की गाड़ी ले जाए बैंक के पास, कोई भी चीज प्लेज करवाने के लिए, बैंक को अगर नहीं पता तो क्या प्लेज वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट। मर्केंटाइल एजेंट में भी ट्रू ओनर नहीं है, प्लेज क्रिएट करवाएगा, वैलिड है, दो शर्तें। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी पर्सन ट्रू ओनर नहीं है, वैलिड ओनर नहीं है, लेकिन अगर प्लेज क्रिएट करवाता है वैलिड है, दो कंडीशंस। नेक्स्ट, बायर इन पोजेशन बिफोर सेल, सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। बायर बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि एक कंपनी, उसकी प्रोडक्ट है कोई, कंपनी ने
किसी कस्टमर से कहा सर ये हमारी प्रोडक्ट है, आप खरीद लीजिए। उसने कहा भाई मुझे नहीं पता, ये ना हो प्रोडक्ट आपकी ख़राब हो, इतना महंगा टीवी है, ये 1 लाख रुपए का टीवी है, तो ये ना हो ये ख़राब हो, चले ना, तो मुझे पसंद ना है, इसमें कलर स्कीम अच्छी ना हो, या ऑप्शन जो मुझे चाहिए वो इसमें ना हो, और मैं 1 लाख रुपए अपना ज़ाया कर दूँ। कंपनी ये कहते हैं नहीं, ऐसा कीजिए, आप इसको 2-3 दिन चला के देखिए। आपको पता है बाज़-औक़ात कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं वो ट्रायल के लिए चीज़ें किसी दूसरे को दे देते हैं। अगर 2-3 दिन चला के देखिए आप, अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद लीजिएगा, वरना वापस कर दीजिएगा। हमें पूरा यकीन है आपको पसंद आएगी ये चीज। अब ये चीज अभी बाय नहीं की, बायर के पास है लेकिन उसने बाय नहीं की। ये सिचुएशन कौन सी है? बायर इन पोजेशन बिफोर सेल। सेल कब होगी? जब वो कहेगा हाँ भाई मुझे पसंद आ गई, आके पैसे ले जाओ। ये अभी पेमेंट तो नहीं हुई, उसने सेल फाइनल तो नहीं की, कौन सा सिचुएशन हुई? बायर इन पोजेशन बिफोर सेल। अगले ही दिन ये बंदा बैंक के पास चला जाता है, किसी और बंदे के पास चला जाता है, सर ये इसको गिरवी के तौर पे रख के मुझे कर्जा दे दीजिए, क्या ये प्लेज वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। ठीक। सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। बाज़-औक़ात ऐसा होता है, आपने घर वाले कहे भाई सामान लेके आओ, आपने कहा सामान 3-4 दुकानों पे है, पहली दुकान पे लिस्ट दे, उसने कहा सामान निकाल के सर ये सामान है, आपने पेमेंट कर दी, फिर उसे कहा मैंने अभी आगे जाना है, सामान अपने पास रखें, मैं कहाँ उठाता फिरूंगा, वापसी पे सामान उठा लूंगा यहाँ से। कभी ऐसे होता है। अब अगर आपने चीजें खरीद के पेमेंट करके आगे चले गए हैं तो इसका मतलब है ये सिचुएशन क्रिएट होगी क्या? सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड आफ्टर सेल। सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड आफ्टर। आप आगे चले गए, अब वो बंदा उन्हीं चीजों को बैंक के पास या किसी और पार्टी के पास प्लेज करवा देता है, लोन ले लेता है। क्या वैलिड प्लेज है? बिल्कुल है, क्योंकि उस बैंक को तो नहीं पता या उस पार्टी को जिससे लोन लिया है कि ये चीजें किसकी है। इन दोनों सूरतों में प्लेज वैलिड होगा। क्लियर होगी ये बात? असूली तौर पे जो ये वाली प्रोविजन है यहां पे भी आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उसने डिस्कस नहीं की, हमने भी डिस्कस नहीं की। ठीक है, कि जो थर्ड पार्टी है उसको पता नहीं होना चाहिए कि ये चीजें सेल हो चुकी है। को ओनर इन पोजेशन। को ओनर कौन होता है? एक चीज के बहुत से ओनर्स हों। जैसे अभी हमने टॉपिक पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितनी भी चीजें होती हैं, पार्टनरशिप में जितनी भी, उनका मालिक कौन होता है? पार्टनर ए, पार्टनर बी के पार्टनर से के सारे होते हैं। इसी तरह समटाइम प्रॉपर्टी के भी कुछ को ओनर्स होते हैं, या कोई और चीज हो सकती है जिसको एक से ज्यादा लोगों ने इकट्ठा खरीदा हो, को ओनर्स। फर्ज कीजिए बाद का शेयर्स भी हो सकते हैं। आपको याद है वो हमारी एक कंसेप्ट था प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50। और जॉइंट ओनर को क्या कंसीडर करना है? एक। वो जॉइंट ओनर, फर्ज कीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, फर्ज कीजिए शेयर्स खरीदे और उनके जॉइंट ओनर्स हैं 3। अब शेयर्स हैं, उन्होंने एक बंदे के पास ही रखवाएंगे ना, एक बंदे के पास शेयर्स रखवाए, जॉइंट ओनर्स 3। अब वो जो पहला पार्टी है वो बैंक के पास जाके शेयर गिरवी रखवा के लोन ले लिया, प्लेज वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। कहता है को ओनर्स में से कोई एक बंदा भी, सबका जाना जरूरी नहीं है, कोई एक बंदा भी अगर पोजेशन में है चीज की और वो प्लेज क्रिएट करवाता है तो वो वैलिड है। यहां तक समझ आ गया? क्या कंसेप्ट पढ़ा हमने अभी? प्लेज बाय नॉन ओनर, यानी वो कौन से केसेस हैं जिनमें एक पार्टी जो कि ओनर नहीं भी है वैलिड प्लेज क्रिएट करवा सकती है। कौन कौन सा केस है? सबसे पहला मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा बायर बिफोर सेल, तीसरा सेलर आफ्टर सेल, और फिफ्थ को ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड। 5 क्लियर? कोई प्रॉब्लम, मुश्किल तो नहीं था कंसेप्ट? आगे चलते हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। किसी शादी में शिरकत के लिए हम गए, हमने हाल में देखा एक डायमंड रिंग गिरी हुई थी, इधर उधर कोई भी नजर नहीं आया, पकड़ के घर ले जाके बेच ले? कानून ये कहता है नहीं।
अच्छा, अगर तो आप सुन लें, अगर तो आप, ये अजीब सिचुएशन है, ये एक और जगह पे भी कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बता रहा हूं आपको। अगर तो आप उस अंगूठी को देख के, रिंग को देख के इग्नोर कर देते हैं तो आप ठीक है, फायदे में। लेकिन जैसे ही आपने उस रिंग को उठाया, जैसे ही उठाया, जमीन से उठाया, उसी वक्त आपके दरमियान में और इस रिंग का जो ट्रू ओनर है, इसके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके दरमियान में एक तरह से बेलमेंट का, ग्रेशियस बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, हाँ, ये जी बात है कि नहीं, कि ना आपने देखा ट्रू ओनर को, ना ट्रू ओनर ने आपको देखा, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये वैसे समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, वरना असल में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लिखल पढ़ थोड़ी होती है। वो आपसे कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किधर है कागज, वो लीगल कागज, स्टाम्प पेपर किधर है, साइन किधर है, वो तो कुछ भी नहीं होगा। समझाने के लिए कहा जाता है कि दोनों में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। कहता है जैसे ही आपने अंगूठी उठाई, आपकी कुछ राइट्स भी हो गए, कुछ लाइबिलिटीज भी हो गई, ड्यूटीज भी है, कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ राइट्स भी हैं। ड्यूटीज पढ़ते हैं पहले। ड्यूटी क्या हमारी, कहता है जैसे ही आपने अंगूठी, रिंग उठाई, आपकी ड्यूटी है, पहली ड्यूटी क्या, टू फाइंड ट्रू ओनर। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है उसका असल मालिक का पता चलाए। शादी में है, ऐलान करवा दे। मस्जिद में किसी ने वुजू करते हुए घड़ी रखी, आपको घड़ी नजर आई, उठाएं और इमाम साहब से कहें ऐलान कर दें। ड्यूटी फाइंड, किसकी ड्यूटी है, आपकी, कि आपने ट्रू ओनर को ढूंढना है। टू टेक रीजनेबल केयर, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता उस अंगूठी को आपने संभाल के रखना है। इतनी केयर करनी है जितनी अपनी चीज की केयर करते हैं, इतनी केयर करनी है जितनी आपकी अपनी चीज होती तो उसकी केयर संभाल के रखना है। ठीक है, लॉजिकल है सारे कंसेप्ट। भाई किसी की चीज मिले, ढूंढना चाहिए कि नहीं, किसकी है। जब तक ट्रू ओनर ना मिले रिजनेबल केयर करनी चाहिए। क्या उसे खुद पर्सनल यूज कर सकते हैं उसका, क्या हफ्ता हो गया नहीं मिला, चलो आजकल पार्टी शार्टी सीजन है तो चलो पहन के चले जाएं। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी पर्सनल यूज नहीं करना। नॉट टू मिक्स विद ऑन गुड्स, अपने गुड्स के साथ भी मिक्स नहीं करना, अलहदा रखना ना, मतलब पहचाननी है, ट्रू ओनर को ढूंढना है उस तक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। जैसे ही अंगूठी उठाई हमने, हम हो गए फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं, एक तरह से हिडन कॉन्ट्रैक्ट, इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों पार्टीज के दरमियान में। हमारे ड्यूटीज क्या है, कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ राइट्स हैं। ड्यूटीज क्या है, ट्रू ओनर को ढूंढना है, और क्या ड्यूटी है, रीजनेबल केयर करनी है, पर्सनल यूज नहीं करना, अपनी चीजों के साथ मिक्स नहीं करना। ऐसे ही होना चाहिए सूली तौर पे। तो फिर हमारे ड्यूटीज है, तो फिर हमारे राइट्स भी हैं कुछ। पहला राइट क्या है, राइट टू टेक पोजेशन, के हमारा राइट है कि हम उसे अपनी पोजेशन में रखें। उधर हाल का मालिक भी था, हमने उससे कहा भाई कोई बंदा तो नहीं आया इधर कोई गुमशुदा चीज ढूंढते हुए। उन्होंने कहा कौन सी चीज, उन्होंने कहा ये रिंग। उन्होंने कहा लो मेरा हाल था, ये अंगूठी मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही ढूंढ के तक पहुंचा दूंगा। लीगली बताइए, वैसे तो आपकी मर्जी, लीगली बताइए, क्या आप उस रिंग को खुद होल्ड करेंगे या वो जो मालिक है हाल का वो आपसे रिंग ले सकता है? खुद होल्ड करेंगे। वो कहता है कि जी जिस बंदे को चीज मिली ना, उसका राइट है कि अपनी पोजेशन में, दुनिया का और कोई भी बंदा ट्रू ओनर के अलावा दुनिया का और कोई बंदा उससे वो चीज नहीं ले सकता। यह है राइट टू टेक पोजेशन, के जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड जो है इसका राइट है चीजों को अपनी पोजेशन में रखे। दूसरा, राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। भाई ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए उसने भागदौड़ की, उसने हो सकता है अखबार में इश्तिहार दिया हो या कुछ और उसने एक्सपेंसेस, नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हो। क्या राइट है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड का कि ट्रू ओनर जब मिले उसको चीज हवाले करे तो नेसेसरी एक्सपेंसेस उससे ले? बिल्कुल राइट है, नेसेसरी एक्सपेंसेस भी ले। और अगर ट्रू ओनर ने
इनाम का ऐलान किया हो कि जो कोई मेरी अंगूठी ढूंढेगा उसको 2000 रुपया इनाम दिया जाएगा, नहीं अंगूठी दीजिए 2000 ले ले मेरे से, मुझे तो कोई इतराज नहीं। अब मुझे ये बताइए, क्या राइट है टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, और अगर रिवार्ड अनाउंस किया गया, इनाम अनाउंस किया गया, वो भी ये रिसीव करेगा। अच्छा, आगे एक टेक्निकल कंसेप्ट आने वाला, अटेंटिव होकर सुनिएगा। आपने शायद से तवज्जो से नहीं सुना, दोबारा बता रहा हूं। राइट क्या है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड के? पहला राइट टेक पोजेशन, ये इजी है। दूसरा राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, के ट्रू ओनर को ढूंढने में उसका जितना खर्चा लगा है वो भी रिसीव करे, इसका हक है। और जो रिवार्ड अनाउंस किया है वो भी रिसीव करे। अच्छा, यहां पे मैं कंसेप्ट को रोक के ना एक और कंसेप्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। वो कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट जब होता है ना, दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी दूसरी को कोई ना कोई चीज ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक्सेप्ट ना करे, और अगर एक पार्टी ने कोई चीज ऑफर ही नहीं की, दूसरी ने एक्सेप्ट कर ली, फिर भी नहीं। एक पार्टी ने ऑफर किया, दूसरे को पता ही नहीं ऑफर है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहता है ऑफर और एक्सेप्ट दो पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफर करे, दूसरी एक्सेप्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ऑफर है एक्सेप्टेंस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक्सेप्टेंस है ऑफर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक और टेक्निकल चीज बताऊं, ऑफर और एक्सेप्टेंस में से पहले कौन सी चीज होनी चाहिए? अगर एक्सेप्टेंस पहले ऑफर बाद में है, कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये भी नहीं होगा। वापिस आ जाए कंसेप्ट पे। मुझे बताइए, अगर मुझे रिंग मिली और मैंने वापिस कर दी ट्रू ओनर को, मेरा राइट क्या है? उससे ले सकता हूं, नेसेसरी एक्सपेंसेस देगा। उसने इनाम अनाउंस किया था, मुझे नहीं पता था उसने इनाम अनाउंस किया हुआ है, मैंने उसे अंगूठी दी, वापस आ गया, मुझे किसने बताया? भैया इसके ऊपर तो इनाम था, मैं भागा भागा फिर गया, मैंने कहा इनाम तो दो, उसने रिफ्यूज कर दिया। क्या मैं इनाम ले सकता हूं? लॉ कहता है आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसने ऑफर की थी कि जो कोई मेरी अंगूठी ढूंढेगा 2000 रुपया इनाम दूंगा। मैंने उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जब एक्सेप्ट किया उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, ऑफर खत्म हो चुकी थी, अंगूठी मिल गई थी। बात समझ आई? तो मैं रिवार्ड रिसीव कर सकता हूं उस वक्त अगर मुझे पता हो कि रिवार्ड है। अगर मुझे पता ही नहीं कि अंगूठी के ऊपर रिवार्ड है, फिर चूंकि ऑफर तो है, उसने चाहे नाम कहा हो, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है मेरी तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। भाई ये बात समझ आई कुछ? चलिए जी। हाँ, ऑफर होती है, एक स्पेसिफिक होती है, एक जनरल होती है। स्पेसिफिक होती है, मैं सिर्फ ये कहूं भैया तुम ढूंढ के लाओ अंगूठी, अगर ढूंढ के लाए तो मैं तुम्हें 2000 रुपया इनाम दूंगा। इस सूरत में सिर्फ ये बंदा ढूंढ के लाएगा ना तो फिर इनाम मिलेगा, कोई और ढूंढ के लाता है उसे इनाम नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं यूं कहता हूं जो कोई भी अंगूठी ढूंढेगा उसे 2000 इनाम मिलेगा, तो इसका मतलब जो कोई भी अंगूठी ढूंढेगा उसको 2000 इनाम मिलेगा। लेकिन अगर जिस बंदे ने अंगूठी ढूंढी उसको पता ही नहीं था कि इसके ऊपर इनाम है, तो फिर और उसने उसको वापस, फिर उसे इनाम नहीं मिलेगा। आगे चल, ये कंसेप्ट मजीद डिस्कस होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दोबारा डिस्कस होगा। राइट टू सू फॉर रिवार्ड, नेसेसरी एक्सपेंसेस रिसीव कर सकता है, रिवार्ड भी अगर उसे पता है तो। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अगर वो बंदा कहता है भाई मैं कोई रिवार्ड नहीं, कोई एक्सपेंसेस भी नहीं, भाग जाओ, इसके बाद नहीं, अंगूठी हमने दे दी उसको, अंगूठी दे दी, उसने हमें एक्सपेंसेस पे करने से भी इनकार कर दिया, उसने हमें रिवार्ड देने से भी इनकार कर, हम उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन किस चीज का? सिर्फ रिवार्ड का। रिवार्ड सुने, लॉ क्या कहता है यहां पे, इंटरेस्टिंग बात।
और अब आगे मैं एज्यूम, इस पूरे एग्जाम्पल में एज्यूम ये किया गया है कि रिवार्ड का पता था उसको और उसने एक्सेप्ट कर लिया, इस में रखिएगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर। ला ये कहे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम कहेंगे सर ये देखें हमने इसको चीज ढूंढ के दी, उसके ऊपर हमारा खर्चा भी हुआ 500 रुपया, 2000 इनाम भी था, इसने हमें कोई भी पैसे नहीं दिए। लॉ कहेगा अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हारा उस पार्टी के साथ। हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट याद रखिए रिटर्न भी हो सकता है, ज़बानी कलामी भी हो सकता है। हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड का हुआ था। कैसे? उसने ऑफर की, हमने एक्सेप्ट की, कोशिश किया, अंगूठी ढूंढे, अंगूठी मिल गई, और लॉ कहेगा ठीक है रिटर्न फॉर्म में नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, ओरल भी हो सकता है, वैलिड, 2000 तुम्हें मिलेगा। फिर हमने कहा सर नेसेसरी एक्सपेंसेस भी तो हुए, अंडरस्टूड है। कोर्ट कहेगा अच्छा उस पार्टी के साथ ये तय पाया था कि आपके अंगूठी ढूंढने में जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे वो पार्टी पे करेगी? नहीं, तो वो कोर्ट ये कहता है नेसेसरी एक्सपेंसेस रीपे करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आप कानूनी तरीकाकार से नेसेसरी एक्सपेंसेस रिकवर नहीं कर सकते। कानूनी तरीकाकार, ये रीजन समझ आई दोनों में फर्क क्या है? हमने कहा तो फिर सर हमारे हैं तो जेन्युइन पैसे हमने हर्ज किए हैं। कोर्ट ने कहा एक तरीका है, क्या? आप केस तो फाइल, क्योंकि केस फाइल होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। केस किस चीज का फाइल? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिवार्ड वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट था, ऑफर भी थी, एक्सेप्टेंस भी थी। एक्सपेंसेस वाले केस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई लॉ कहता है एग्रीमेंट नहीं हुआ आपका, आप नहीं कर सकते नेसेसरी एक्सपेंसेस। आपके पास एक ही रास्ता है, क्या? उस अंगूठी को अपने पास रख लें। आपके पास राइट टू सू नहीं है, राइट ऑफ लियन है, राइट ऑफ लियन है कि आप वो रिवार्ड रिकवर करवाने के लिए अंगूठी अपने पास रख सकते हैं। हमने कहा वो तो अंगूठी भी दे दी, उन्होंने कहा फिर आप हारेंगे, फिर रिवार्ड सिर्फ मिलेगा आपको, बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। भाई कंसेप्ट समझ आया? फिर से सुनिए, अगर फर्ज कीजिए हमें कहीं से कोई चीज मिली, गिरी हुई चीज थी, हमें मिली, क्या हमारा कोई ड्यूटीज या राइट्स क्रिएट हुई? ड्यूटी क्या थी? ट्रू ओनर को ढूंढना है, और क्या ड्यूटी है? उसकी रीजनेबल केयर करनी है, पर्सनल यूज नहीं करना, अपनी चीजों के साथ मिक्स नहीं करना। राइट क्या है? पहला राइट कि हमने उसे पोजेशन, हमारी पोजेशन में होगा। दूसरा राइट नेसेसरी एक्सपेंसेस रिकवर करवा सकते हैं उससे। नेसेसरी एक्सपेंसेस में वो जो उसको ढूंढने का खर्चा है वो भी शामिल है, अगर रिवार्ड था वो भी शामिल है। फिर राइट ऑफ लियन भी है कि अगर वो हमें एक्सपेंसेस पे करने से इनकार कर दे या रिवार्ड पे करने से इनकार कर दे, हम अंगूठी अपने पास रख सकते हैं। राइट ऑफ लियन दोनों केसेस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए भी, रिवार्ड के लिए भी। लेकिन सूट फाइल करना है वो सिर्फ एक केस में कर सकते हैं, रिवार्ड के लिए। एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए नहीं। क्यों? लॉ ये कहता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है आपका एक्सपेंसेस का। फिर राइट ऑफ सेल, क्या सेल कर सकते हैं इस चीज को? कहता है दो सिचुएशंस में आप सेल कर सकते हैं, और है दरमियान में, एंड नहीं है। और अगर तो गुड पेरिशेबल हो, गुड ऐसी हो कि जो खराब हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको सेल कर सकते हैं। आप घर से अपने घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में देखा आपको पिज्जा मिला, अब बताइए ट्रू ओनर को ढूंढेंगे और पता नहीं कब मिलता है, वो तो खराब हो जाएगा तब तक, तो क्या करें? हाँ, तो पेरिशेबल है, सेल कर सकते हैं, या पेरिशेबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखा, अब पुराने जमाने की मिसाल है, जो उसने कॉन्टैक्ट डेट लिखी मैं वही आपको मिसाल शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा आपको एक घोड़ा मिला, वो पेरिशेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने उस घोड़े के मालिक को ढूंढना शुरू किया, लोगों से पूछा, अखबार में इश्तिहार दिया, इधर उधर पूछा। अब जाहिर है उसको खिलाना पिलाना भी है, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर है ना, जैसे अपनी चीज हो, उसके ऊपर भी खर्चे होंगे। वो कहता है अगर खर्चे होते होते उस चीज की वैल्यू के 2/3 तक पहुंच जाए, फिर आप सेल कर सकते हैं, फिर आप सेल कर सकते हैं। कब से? अगर घोड़ा 50,000 का था
कितने खर्चे उसके ऊपर होंगे तो फिर सेल कर सकते हैं, वो 2/3 यानी तकरीबन कोई 34,000 के करीब। क्लियर हुआ ये आंसर? ठीक है। तो अब मुझे बताइए फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें कोई गिरी हुई चीज कहीं से मिले, जैसे ही चीज हमें मिले हमारे कुछ ड्यूटीज क्रिएट हो जाते हैं, कुछ राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। ड्यूटीज तो क्लियर हो गई, राइट्स बताइए। पहला राइट क्या है? राइट टू टेक पोजेशन। दूसरा राइट क्या है? राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो उसकी रीजनेबल केयर पे या उस ट्रू ओनर को ढूंढने पे आपके लगे होंगे। प्लस रिवार्ड, अगर उसने अनाउंस किया हुआ है रिवार्ड तो भी हम रिसीव करेंगे, ठीक है। और अगर वो रिफ्यूज कर देता है, हमारे पास राइट ऑफ लियन है, उनको अपने पास रख सकते हैं चीज को जब तक हमारे खर्चे नहीं पे करोगे। और दोनों राइट ऑफ लियन दोनों के लिए है, नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए भी है, रिवार्ड के लिए भी है। राइट टू फाइल सूट भी है, केस भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन केस किसकी है? सिर्फ रिवार्ड का। क्लियर होगी? और लास्ट कंसेप्ट क्या हमारा? राइट ऑफ सेल। दो सिचुएशन में सेल कर सकते हैं हम, या तो गुड पेरिशेबल हो या गुड जो है उसके ऊपर जो लीगल चार्जेस हमने रिकवर करवाने हैं 2/3 ऑफ वैल्यू तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद सेल कर सकते हैं। हाँ तक क्लियर? एंड में एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करना है, सब बेली। एक तो बेली होता है, एक सब बेली होता है। ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये क्या होता है एग्जाम्पल से समझे। हमने गाड़ी की कराई इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाते तो क्या होता है, क्या इंश्योरेंस वाले क्या कहते हैं? गाड़ी ठुकी तो क्या करेंगे? जितना गाड़ी का खर्चा वो आपको देंगे, जितना गाड़ी को ठीक करवाने का खर्चा वो देंगे। गाड़ी ठुक गई, इंश्योरेंस वाले आए, अब क्या इंश्योरेंस वाले खुद गाड़ी ठीक करेंगे? वो गाड़ी ले जाएंगे और किसी ना किसी मैकेनिक को कहेंगे, अपना उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, जैसे हॉस्पिटल वगैरह के साथ किया होता है कि इधर आप जाएं, अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस जो करते हैं कि हमारा ये पैनल है, यहाँ पे जाके आपकी जो मेडिकल चार्जेस होंगे वो आप हम पे करेंगे, आप अपना इलाज करवाएं। उसी तरह उन्होंने कुछ कार मैकेनिक वालों से भी अरेंजमेंट की होती है कि भैया जो गाड़ी ऐसी होंगी जिनका एक्सीडेंट होगा उनकी रिपेयरिंग आपने करनी। इंश्योरेंस वाले हमारे घर आए, गाड़ी ले गए, हम कौन है? इंश्योरेंस कंपनी वाले कौन से है? इंश्योरेंस वालों ने जाके गाड़ी रिपेयर वाले को दे दी, सब बेली। अब बताइए उस रिपेयर वाले का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद कंसेप्ट खत्म। उस रिपेयर गाड़ी रिपेयर करने वाले का और हमारा कोई रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है? बेलर और बेली का है, वो सब बेली, लेकिन उसका स्टेटस क्या है? बेली। जैसे होता ना कंपनी सब्सिडरी की सब्सिडरी हमारी सब्सिडरी होती है, हालांकि हो सकता है हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें ना हो, तो बेली का बेली हमारा बेली है। चलिए अब कंसेप्ट डिस्कस हो गए, जरा 2-3 क्वेश्चन भी कर लें एंड पे, छोटे छोटे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 20, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 पेज 111। छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन आईकैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे 26 एक्सप्लेन द टर्म प्लेज। डेफिनेशन लिख देंगे? क्या डेफिनेशन भाई, इसको फैला जरा, क्या डेफिनेशन प्लेज की? हाँ ठीक है। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच ए प्लेज मेड बाय ए नॉन ओनर विल बी कंसीडर्ड वैलिड इवन इफ द ओनर हैज नॉट ऑथराइज्ड हिम टू प्लेज द गुड्स। सारी एग्जांपल पूछ रहा है कि कोई एक दो? एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि सिर्फ हेडिंग? ठीक है भाई, सिर्फ हेडिंग नहीं देनी, एक्सप्लेनेशन भी देनी। 27 briefly describe the condition in which a pledge made by mercantile agent is considered to be a valid pledge। सिर्फ मर्केंटाइल एजेंट वाला, बाकी को डिस्कस नहीं करना। केस स्टडी की तरफ आए। ए डॉक्टर बाय द एक्सरसाइज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? ओके भैया आपकी हालत खराब है, आप मरीज हैं, आपकी हालत खराब है, ये इंजेक्शन मेरे पास है, 2 घंटे के अंदर आपको ना लगाया आप फारिग हैं, तो लेकिन मैं उस सूरत में आपको ये इंजेक्शन लगाऊंगा अगर आपके पास ये जो अंगूठी है सोने की, ये मुझे आप 2000 रुपये में बेच दें। वो बंदा बेचारा क्या करेगा? कहेगा भाई लगा इंजेक्शन ले लें अंगूठी,
तेरी मेहरबानी 2000 भी दे रहे हो तो अच्छा 2000। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वॉइडेबल। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ डॉक्टर के पेशेंट। पेशेंट परसुएड हिज पेशेंट बी टू सेल, सेल का लफ्ज शायद नहीं लिखा गया, टू सेल वैल्यूएबल डायमंड टू हिम एट ए वेरी लो प्राइस। सेल कर दिया। A obtains possession of the diamond and pledges it with C. Is this a valid pledge? जो वैलिड कह रहे हैं वो भी गलत, जो नॉट वैलिड कह रहे हैं वो भी गलत। हाँ, और जो कह रहे हैं कि वैलिड प्लेज है, शर्त ये है कि 2 कंडीशन, वो पास हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए ये सिचुएशन समझ, आगे चलते हैं। पेज 113 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 के कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन। डिस्कस द राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। राइट्स क्या हैं? राइट टू टेक पोजेशन, राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ लियन, राइट टू फाइल सूट, राइट टू सेल। सिर्फ ये हेडिंग लिख देंगे कि एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे? डिस्कस एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। 31 अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। ड्यूटीज क्या हैं? अंडर व्हाट कंडीशन ए फाइंडर ऑफ गुड्स कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ सेल? पेरिशेबल, 2/3 वैल्यू से एक्सीड करे एक्सपेंसेस। क्वेश्चन 30, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, इसको जरा ध्यान से करना है, ये लग रहा है मुझे कि थोड़ा टेक्निकल होगा। कह रहा है ए फाइंड्स ए हॉर्स व्हिच कैरीज ए रिवार्ड ऑफ ₹200 टू द फाइंडर ऑफर्ड बाय बी द ओनर। ओनर ने अनाउंस किया कि मेरा घोड़ा गुम हो गया, जो ढूंढेगा 200 इनाम मिलेगा। ए टेलीग्राफिकली इन्फॉर्म्स बी अबाउट द हॉर्स। पुराने जमाने में टेलीग्राफ होते थे कि मैंने घोड़ा ढूंढ लिया है, स्पेंड ₹15 दे रहा हूं, टेलीग्राम चार्जेस ₹15 हुए, नेसेसरी एक्सपेंस है। अच्छा, बी कम्स टू टेक द हॉर्स आफ्टर 2 days एंड ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड ए स्पेंट ₹80 ऑन फीडिंग द हॉर्स। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर थी, भूखा थोड़ी मारना था उसको, वो 80 रुपए उसके खिलाने पिलाने पे खर्च हुए। A returns the horse to B without insisting payment of his lawful charges of ₹95 and the amount of reward. A ने घोड़ा वापस कर दिया, ना 200 मांगा ना 95 रुपए मांगे। अच्छा ठीक है, मेहरबानी। वैसे यहां मुझे रहम दिल कम और बेवकूफ ज्यादा लग रहा है। Subsequently, B refuses to pay. बाद में बी ने कहा कोई पैसे नहीं है, चीज तो मुझे मेरी मिल गई, अब तुमने जो करना है कर लो। A files a suit against B for the recovery of ₹295. Will he succeed? जो कह रहे हैं सक्सीड करेगा वो भी गलत, जो कह रहे हैं सक्सीड नहीं करेगा वो भी गलत। जो कह रहे हैं रिवार्ड के लिए केस फाइल कर सकता है लेकिन नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं, वो है पास होने वाले, क्योंकि अब इसका राइट ऑफ लियन भी नहीं रहा। राइट ऑफ लियन भी क्यों नहीं रहा? तो चीज ही वापस कर दिया, पोजेशन किस चीज की है? जी क्लियर हो गई, सिचुएशन समझ आ गई, सब बेली वाला कंसेप्ट समझ आ गया। चलिए ये हमारा चैप्टर 15 हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर 16 एजेंसी वाला डिस्कस करेंगे। हाँ जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।